कैसे स्टेनोग्राफर्स, आज की वीडियो बहुत शानदार होने जा रही है। जो भी स्टूडेंट एसएससी स्टेनो 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें इंग्लिश का वेटेज काफी रहता है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें इंग्लिश के और स्टेनो के बारे में कंबाइंड बनाई थी कि दोनों को साथ में लेके कैसे चल सकते हैं। जब आप लर्निंग पीरियड में हो, स्टेनो सीख रहे हो, दोनों को कैसे साथ लेके चल सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों के बहुत सारे मैसेज और कमेंट आने लगे कि सर एक वीडियो और लेके आइए कि इन चीज़ों को परस्यू कैसे करें। अच्छा, इसमें मैंने काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स ऐड किए हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए ताकि कुछ छूट ना जाए, कुछ भूल ना जाऊँ। अलग अलग टॉपिक्स हैं लाइक बुक्स, ये सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे इंग्लिश में। कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक से सही रहेगा पढ़ने। साथ में एक स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने खुद फेस की थी और लगभग 99% स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने भी फेस की होगी। क्लास हम लोग लेते हैं, इंग्लिश की क्लास लेते हैं, क्लास हमने ले ली, रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव लेक्चर है, 3-4 बार उसको देख लिया, बार बार एक पर्टिकुलर हमने कोई भी चैप्टर कर लिया, मान लीजिए नाउन का, नाउन का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिए, नोट्स की हमने बार बार प्रैक्टिस कर ली, उनको देख देख के रख लिया। उसके बाद में क्या होता है, जब हम उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को जब सोल्व करने बैठते हैं, उन्हीं रूल्स से रिलेटेड जो हमने अभी सीखे हैं जस्ट, हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। और जब उनके आंसर्स को देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो लगता है कि यार ये तो मैंने किया था रूल, ये रूल तो मैंने पढ़ा हुआ है, छूट कैसे गया ये। क्या मैं इतना गलीज हूं क्या कि 4 बार क्लास लेने के बाद में, 4 बार नोट्स को दोहराने के बाद में उन्हीं रूल्स में क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, उन्हीं रूल्स को मैं नहीं पहचान पा रहा। और ये चीज डिमोटिवेशन आती है ना। तो इस पे भी बात करूंगा मैं। दूसरी चीज है कि प्रैक्टिस कैसे करें, जो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर्स एक एक करके, उनकी प्रैक्टिस कहाँ से और कैसे करनी है। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, कहाँ से हम लोग लगा सकते हैं। इन सारी चीजों पे बात करूंगा। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं 2020 के एसएससी के एग्जाम से स्टेनोग्राफर सिलेक्टेड हूं और मेरे उस टाइम पे 92 क्वेश्चंस करेक्ट थे आउट ऑफ 100 इंग्लिश में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी कुछ एक की मैंने बुक्स बता दी थी। ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, साथ में नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि एसएससी में 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो वो क्या बात है अपनी 10 नंबर की, इडियम्स 5 के, एरर्स 10 के, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस 10 क्वेश्चंस आते हैं, फिर इन द ब्लैंक के 5 क्वेश्चंस आते हैं, वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस आती है 10 क्वेश्चन आते हैं, नरेशन डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आता है 10 क्वेश्चंस, पीक्यूआरएस यानी कि जमवर्ड जो सेंटेंसेस आते हैं उसके 5 क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं, क्लोज टेस्ट 20 का और कॉम्प्रिहेंशन 15 का। अच्छा, इसमें एग्जैक्ट नहीं है, देखिए हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, ये एवरेज है कि लगभग इतने क्वेश्चंस आते हैं हर टॉपिक से, ये एवरेज लगभग एसएससी बना के चलता है, 1-2 क्वेश्चन कम ज्यादा होते हैं। साथ में इधर मैंने लिखा है OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स दिए जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, लेकिन स्टेनो के एग्जाम में नहीं दिए जाते। अब की बार कुछ एक स्टूडेंट्स ने कहा था कि OWS स्पेलिंग से कुछ आए थे, लेकिन मेरे द्वारा वो वेरीफाइड नहीं है, मैंने देखा नहीं है। हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, 1-2 क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज तो वैसे भी आपको लास्ट में रखनी है, स्पेलिंग्स पे आपको अभी वर्क नहीं करना है। अगर ये चीज होती है कि एसएससी OWS देता है तो इस पे आप लोग थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इन सारी चीजों पर डिस्कशन करूंगा, कंप्लीट एनालिसिस करके दूंगा कि आप कहां से कैसे पढ़ सकते हैं सारी चीजें। अच्छा, वीडियो का नहीं पता कितनी बड़ी हो जाए, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ मैंने ऐसा वो नहीं किया कि इतना बोलना है, यहाँ तक इतने मिनट की बनानी है, इतना कराना है। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने नॉलेज आप लोगों से शेयर कर सकूं, और एक दवा की तरह नहीं, एक टैबलेट की तरह नहीं कि ये खा लो हो जाएगा आपका। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सकूं कि हम इनकी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर सकते हैं, मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश में मेन 2 चीजें होती है, एक तो होती है लर्निंग और एक होती है प्रैक्टिस। हमें दोनों चीजों पे काम करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, वोकैब पे और इडियम्स पे हम लोग जान लेते हैं। दोनों चीजें हैं ये, ठीक है, 2 चीजें हैं, ये 15 नंबर की आती है अपने स्टेनो के एग्जाम में। सबसे पहले बात आती है कि कहां से करें और कितना पढ़ें, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितना पढ़ना है, हमको लिमिटेड पढ़ना है, हमको निकालना है एसएससी स्टेनो का, तो इतना ही पढ़ना है कि हम एसएससी स्टेनो का एग्जाम अच्छे मार्क्स से निकाल लें, उससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। कहां से पढ़ सकते हैं, देखिए इसकी अलग अलग बुक्स आती हैं। एक आती है नीतू मैडम की भी आती है बुक, ठीक है, एक आती है राजेश्वरी पब्लिकेशन की, राजेश्वरी पब्लिकेशन की वोकैब गुरु के नाम से है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, कुछ को लगेगा कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये, तो स्पॉन्सर्ड बुक्स बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है। इनमें से बुक कुछ मेरी पढ़ी हुई है और कुछ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, अच्छी जगह सिलेक्टेड है, अच्छे मार्क्स से,
उनसे डिस्कशन करके बुक्स उठाई हुई है, नीतू मैडम की और राजेश्वरी की। मेरी तो दोनों पढ़ी हुई है इसमें तो, है ना। बहुत बेहतरीन बुक्स है दोनों की दोनों। मैं प्रियोरिटी देता हूँ इसको, राजेश्वरी पब्लिकेशन की, वो क्या गुरु आती है। अब शायद ऑफलाइन में मिलना कम हो गया, अमेजन से आप लोग परचेज कर सकते हैं, सर्च करके कहीं से भी आपको मिल जाए। साथ में नीतू मैडम की आती है, ये इन दोनों से कर सकते हैं। मैंने ये बुक पढ़ी हुई है, इससे मैंने थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ा था। नीतू मैडम की ये वॉल्यूम 2 आती है, वॉल्यूम 1 या 2 में कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। उसमें लास्ट में दिए हुए हैं सारी चीजें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स और वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनियम, सारी चीजें दी हुई है। तो मैंने वहां से लास्ट में जो उसमें वोकेबलरी दी हुई है वहां से मैंने जरूर पढ़ा था, और बहुत अच्छी वोकैब्स है उसमें। ये है कि प्रीवियस ईयर में आई हुई वोकैब्स हैं तो वो रिपीट होती है, मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स उसमें है, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। लगभग मेरे ख्याल से 250-300 के आसपास वोकेबलरी होगी उसमें। साथ में इससे मैंने ज्यादा पढ़ा था राजेश्वरी पब्लिकेशन से। इसकी 4 वॉल्यूम आती है, छोटी छोटी बुक होती है, ज्यादा नहीं होती है। इसमें बढ़िया चीज मेरे को क्या लगा कि वॉल्यूम में डिवाइड होती है पहले तो बुक सारी, है ना। सारी बुक आपको वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम 1 2 3 4, 4 वॉल्यूम आती है। फिर वॉल्यूम के अंदर में सेट बना रखे हैं, या लाइक एक्सरसाइज बोल सकते हो आप लोग, 1 2 3 4। हर बुक में 20 सेट के आसपास है, और हर सेट में 30 वोकेबलरी है। तो इस हिसाब से हर बुक में 600 के आसपास वोकेबलरीज होती है। मैंने की थी इसकी 3 वॉल्यूम की थी। उसके बाद मेरा रेयर ही कभी वोकैब गलत होती थी कहीं पे भी, और जो मैंने फाइनल एग्जाम दिया था उसमें मेरा सिनोनियम एंटोनियम कोई भी गलत नहीं था, सिंगल क्वेश्चन। तो ये चीज थी, मेरे को ये बढ़िया लगी थी। 4 वॉल्यूम आती है, मैंने 3 ही की थी। अब अपना टारगेट रखें, देखिए वोकेबलरी में टारगेट ये रखें कि 1000 के आसपास वोकेबलरी मिनिमम, ये रेंज ले सकते हो 1000 से 1200 तक आप लोग सीख के जाएं, ये अपना टारगेट रखें। इससे ज्यादा भी नहीं जाना है। देखिए हमको ज्यादा तो भैया समुद्र है, कितनी भी दुनिया भर की किताबें हैं, एक दुकान पे आपको 10 राइटर की 10 अलग अलग तरह की बुक्स मिल जाएंगी, कितनी भी उठा लो, कितनी भी सीख लो। हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि हमारा काम हो जाए, हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए, हम जो अपनी डिजायर्ड पोस्ट है उस पर पहुंच जाए, इतना पढ़ना हमें। तो अपना टारगेट लेके चले। देखिए ये चीजें लिखने की है, क्योंकि अभी आपका लगभग 8 महीने के आसपास और है एग्जाम में। अक्टूबर नवंबर दे रखा है एसएससी ने डेट, तो पॉसिबल है कि अक्टूबर में करवा देगी एसएससी। 99.99% चांसेस अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो हमको वोकेबलरी करनी है, हमको 1000-1200 के आसपास टोटल। अब हो सकता है आप, मैं बुक बता दूं, आप किसी और बुक से कर रहे हो, तो मैं एक अल्टीमेटम आपको दे देता हूँ, मतलब कि किस हिसाब से आप कर सकते हैं, कितना हमको पढ़ना चाहिए। 1000 से 1200 के आसपास आप वोकैब कीजिए, बस, इससे ज्यादा नहीं है। ये अपना टारगेट रखिए कि एग्जाम से पहले मुझे इतना करके जाना है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर आप ये बुक ले रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम्स में है। वॉल्यूम्स में किस टाइप से हैं, आपने 3 वॉल्यूम उठा ली, पहले एक वॉल्यूम उठाई, उसको कंप्लीट किया। इसमें 2 तरीके से दे रखे हैं, तो वर्ड मीनिंग है, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड और हिंदी में मीनिंग। उसके साथ में उसको 2 सिनोनियम और 2 एंटोनियम भी दे रखे हैं हर वर्ड के साथ में। ये पहला वर्ड हो गया, इसके 2 सिनोनियम 2 एंटोनियम भी मिलेंगे। ये वर्ड हो गया, इसका हिंदी में मीनिंग, इसी के 2 सिनोनियम 2 एंटोनियम, फिर दूसरा वर्ड। इस टाइप से है राजेश्वरी पब्लिकेशन की बुक में। इसमें क्या करना है आपको, पहले सिर्फ वर्ड करने हैं, हर सेट से सिर्फ वर्ड करने हैं आपको। आज आपने 2 दिन में एक सेट कर लीजिए, फिर अगले 2 दिन में अगले एक सेट कर लीजिए। इस टाइप से आप लोगों को करना है। जब सारे सेट्स कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए आपने वॉल्यूम 1 उठाई है, वॉल्यूम 1 आपकी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में एक बार फिर से रिवीजन करना है हमको। उस टाइम पे आपको क्या करना है कि दिन का एक सेट हमको करना है। सेकंड रिवीजन में क्या करोगे, डेली का एक सेट। एक सेट का मतलब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, देखिए किसी भी बुक से कर रहे हो आप, रिलेट कर लीजिएगा इस चीज को। एक सेट का मतलब मैं कह रहा हूँ 30 वोकेबलरी के आसपास आपको रीड करनी है। याद उनमें से कितनी होगी, याद होगी आपके उनमें से 10-15 के आसपास। जब एक दिन में आप एक सेट करेंगे तो 10-15 के आसपास मैक्सिमम याद हो पाएंगे आपको, ठीक है। अपने को रीड करना है पूरा एक सेट, कोशिश करनी की एक सेट याद कर लें। डेली का दूसरे राउंड में एक सेट हो गया, उस चीज को आप 2 बार और दोहराइए, 2 बार और रिवीजन करना उसका। जब 4th रिवीजन पे जब आएंगे तो इसमें से सिर्फ आपको 2 सिनोनियम है वो उठा लेने हैं। सिनोनियम ऐसे होंगे कि लगभग 10 वर्ड हैं, तो 10 वर्ड में से 5 के तो आपको याद होंगे, 5 में आपको दिक्कत आएगी कि ये याद नहीं है। उस सिनोनियम को टिक कर लिया, हाईलाइट कर लिया अपने पेन से, उनको सिर्फ याद करना है। वर्ड्स आपने पहले कर लिए हैं 3 राउंड्स में, अगले राउंड में आपने सिनोनिम्स उठा लिए। ऐसे किया आपने 3-4 बार और रिवीजन किया, वॉल्यूम 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। इस टाइप से वॉल्यूम 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। फिर वॉल्यूम 2 उठानी है, वॉल्यूम 2 कंप्लीट की, साथ में कोशिश करना कि वॉल्यूम 1 जो आपने किया ना उसका रिवीजन आप करते रहो।
क्योंकि उसके रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। वॉल्यूम 2 में आगे बढ़ रहे हो, वॉल्यूम 1 का भी रिवीजन आपको साथ में चल रहा है। इस टाइप से 2, 3 तक कर लीजिए, मोर देन इनफ है 3 वॉल्यूम्स एसएससी स्टेनो के एग्जाम के लिए। ये रही हमारी वोकेबलरी की बात। अब आता हूँ इडियम्स पे। इडियम्स में मैंने यहाँ से किए थे, एक मैंने ब्लैक बुक से किए थे, एक मैंने रजिस्टर वाली से किए थे और एक ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक से किए थे मैंने, उसमें थे 1200 के आसपास इडियम्स थे, वो मैंने कंप्लीट किए थे। यहाँ से मैंने किए थे, इसकी 2 वॉल्यूम्स की थी, इडियम्स की भी सेम वॉल्यूम आती है। उसमें वो सिनोनिम एंटोनिम वाला सेम नहीं होता, उसमें सिर्फ इडियम्स होता है, उसका मीनिंग होता है, इडियम होता है उसका मीनिंग होता है। इस टाइप से मैंने रजिस्टर पब्लिकेशन की मैंने 2 बुक की थी, वोकैब गुरु और इडियम गुरु के नाम से आती है इसकी बुक, और मैंने किया था साथ में ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक से सिर्फ आपको इडियम्स करने हैं, सिर्फ इडियम्स करने हैं, वोकैबुलरी बाकी नहीं करनी है, सिनोनिम एंटोनिम नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि देखिए, एक अपने यहाँ कहावत है कि जो सबका दोस्त वो किसी का दोस्त नहीं। ब्लैक बुक किसके लिए है? ब्लैक बुक है सीडीएस एग्जाम के लिए, एनडीए के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, और कोई स्टेट एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए ब्लैक बुक है। उसमें आपको हर जगह से कहीं ना कहीं से उठ के मिल जाएंगे क्वेश्चंस, वो हर एग्जाम की तैयारी के लिए है। अब वो पूरा समुद्र है आपके सामने। बैंक पीओ में किसी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, किसी लेवल की वोकैबुलरी आ रही है, एनडीए में किसी लेवल की आ रही है, एसएससी में किसी लेवल की आ रही है। अच्छा, फिर दूसरी चीज आती है उसमें अरेंजमेंट्स में। इतनी मोटी बुक है लगभग, उसमें हर पेज पे आपको एक नई तरह की वोकैबुलरी मिलेगी। मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी, मोस्ट रिपीटेड इन एसएससी, मोस्ट रिपीटेड इन लास्ट 5 ईयर्स, ये चीजें मिलेंगी आप लोगों को। फिर कुछ न्यू वोकैब्स मिल जाएंगे आपको, 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट, 500 मोस्ट इंपोर्टेंट, इस टाइप से उसमें सेक्शंस बना रखे हैं। होता क्या है, बार बार रिपीटेशन होता है। एक वर्ड आपने आगे सीखा, वो आपके 4 सेट्स में और आएगा आगे। तो इस तरीके से बुक को मोटा बना रखा है, वो मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी इडियम्स हाँ मुझे अच्छे लगे उस बुक से, तो वो मैंने किए थे, वो आप लोग कर सकते हैं। वोकैब का मैंने बता दिया, लिमिटेड रखिएगा, बुक आप कोई सी भी कर लेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ यही से करें। एवरेज रखिएगा कि 1000 से 1200 वोकैबुलरीज आप सीख लें। इडियम्स का आप चाहे नीतू मैडम की बुक से कर लीजिए, चाहे वोकैब गुरु से कर लीजिए, और चाहे आप ब्लैक बुक से कर लीजिए। इडियम्स का भी सेम है, आप 1000-1200 के आसपास मिनिमम रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने रजिस्टर पब्लिकेशन से किए तो फिर मैं गया था ब्लैक बुक पे, तो बहुत ज्यादा रिपीटेशन थी, काफी सारे इडियम्स मुझे ऐसे मिले जो मेरे सीखे हुए थे। मेन फोकस रखिएगा, एसएससी के प्रीवियस ईयर हमेशा रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर आपको जहां भी मिले ना, उनको जरूर करना है, उनको प्रायोरिटी पे रखना है। चाहे वोकैबुलरी हो चाहे इडियम्स हो, एसएससी बहुत ज्यादा रिपीटेशन करती है प्रीवियस ईयर का, वो जरूर करने हैं आप लोगों को। फिर आते हैं हम, ये 3 चीजें हैं, देखिए 3 चीजें अपने सामने, एरर्स, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक। तीनों क्या है, अपने ग्रामेटिकल पोर्शन है। तीनों हम लोग कहां से कवर करते हैं? ये ग्रामर से कवर करते हैं, लगभग आपस में कोरिलेट करते हैं। तीनों चीजें आपस में कोरिलेट करती है। अगर हम एरर्स को कर पा रहे हैं तो हम इंप्रूवमेंट्स को भी कर पाएंगे और हम फिल इन द ब्लैंक्स को भी कर पाएंगे। सेम चीज है, अगर हम इनमें से किसी एक चीज को कर पा रहे हैं तो दोनों को हम इजीली कर पाएंगे, क्योंकि प्योरली ग्रामेटिकल रूल्स लगते हैं इनमें, प्योरली। लाइक आप अलग से थोड़ा कुछ चाहो तो प्रीपोजिशंस आप लगा लो, कहीं प्रीपोजिशंस आते हैं या प्रॉपर रूल्स आ जाते हैं, नाउन प्रोनाउन से एडजेक्टिव से रूल्स उठ जाते हैं। तो इन चीजों को हमको करना है, सिर्फ ग्रामर से रीड करके कर सकते हैं। ग्रामर की बुक मैं प्रेफर करता हूँ, नीतू मैडम की आती है इंग्लिश की, ठीक है, बहुत शानदार बुक है। देखिए, अब मैं इस चीज को बार बार क्यों यहाँ पे कोट कर रहा हूँ इस बुक को, क्योंकि ये एसएससी ओरिएंटेड बुक है, एसएससी ओरिएंटेड बुक है। बाकी की तरह नहीं है कि इससे आपका स्टेट एग्जाम भी है आ जाएगा, इसमें उसके भी प्रीवियस ईयर्स के हैं, बैंक पीओ के भी प्रीवियस ईयर्स के हैं, उसका भी है उसका भी नहीं, ये मेनली फोकस्ड है एसएससी के ऊपर। तो यहाँ से आप लोग इजीली कर सकते हैं, ग्रामर यहाँ से करनी है। बाकी हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से करनी है, क्लासेज अपनी जरूर लीजिएगा। जो बच्चा बिल्कुल न्यू है इंग्लिश के बारे में, वो क्लासेज जरूर कंप्लीट करे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ग्रामर की क्लासेज कहीं से भी ले लें, किसी भी टीचर के ले लें, ये नहीं है कि पर्टिकुलर उसके लिए, किसी के भी ले लें, क्लासेज लें, अपने नोट्स बनाएं साथ में, और एक बुक जरूर रखें ये साथ में, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। रूल्स इसमें बहुत शानदार तरीके से दिए गए हैं। इन चीजों को आप यहाँ से पढ़ेंगे। मैंने बताया तो 2 चीजें होती है इंग्लिश में, लर्निंग और प्रैक्टिस। लर्निंग आपने कर ली, बुक से कर ली और क्लासेज से कर ली। अब बात आती है कि इनकी प्रैक्टिस, इन तीनों की प्रैक्टिस कहां से करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं प्रेफर करता हूं, किरण पब्लिकेशन की आती है इंग्लिश की, एसएससी इंग्लिश चैप्टर वाइज बोलते हैं उसको, किरण पब्लिकेशन की आती है।
बहुत शानदार बुक है। आपको इन पे हर एक टॉपिक पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं 1000 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। और 1000 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। 1000 क्वेश्चन में ये लगा लो आपको लगभग 200 रूल्स के आसपास मिल जाएंगे। बाकी तो रिपीटेशन होता है, 200-250 रूल्स आपको मिल जाएंगे। जब इंग्लिश में आपको हर टॉपिक पे 200-250 रूल्स पढ़ने को मिल रहे हैं तो उससे बाहर कहीं नहीं जाता मेरे दोस्त एसएससी में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए अपनी एक बुक रखना, किरण पब्लिकेशन की, इंग्लिश की आती है, प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, चैप्टर वाइज भी बोल सकते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर होते हैं सारे। तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस करना इन तीनों की। प्रैक्टिस का बता देता हूं आप लोगों को फिर से। अभी मान लीजिए आपने किरण पब्लिकेशन उठा ली, आप कर रहे हैं उसमें से एरर्स वाले क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं अटेम्प्ट। उसमें एरर्स के मान लीजिए 1000 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले कम आते थे, अभी शायद बढ़ गए हैं। पहले आते थे 700-800 के आसपास थे मेरे टाइम में, अभी कुछ और बढ़ गए हैं, एडिशन हो गया है। तो 1000 क्वेश्चन के आसपास है मान लीजिए। अब उसमें क्या करना है आप लोगों को, अच्छा ये नहीं है कि आपको वेट करना है, वेट नहीं करना है कि प्रैक्टिस कब स्टार्ट करें, मेरा एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, नहीं। जब आप इंग्लिश के 3-4 चैप्टर के आसपास कर लेना तब बुक उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है, सही टाइम है, बिल्कुल करेक्ट टाइम है। अगर आपने इंग्लिश में 3-4 चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस मींस ग्रामर, आप अगर आपने लर्निंग कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गया आपका 3-4 चैप्टर्स क्लासेस से या बुक से, तब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं इन सारे टॉपिक्स की, कहीं से भी उठा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने एरर्स उठाया है किरण में, एरर्स आपने स्टार्ट किया है पहले क्वेश्चन से। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, आपके हाथ में ये पेंसिल है, पेंसिल उठानी है, साथ में आंसर्स पे मार्क कभी नहीं करना, पहली चीज मैं कहता हूँ, आंसर्स पे मार्क कभी नहीं करना है। पेंसिल उठाई, उस पर देखा, आपने बोला कि हाँ इसमें डी आएगा, क्वेश्चन को रीड किया, आपको समझ आया कि इसमें डी आएगा, इसमें सी आएगा, इसमें बी आएगा, पीछे मैच किया आंसर्स, उसमें जो आपका करेक्ट हो गया है, जो आपका करेक्ट हो गया है उसको बिल्कुल टिक नहीं करना है, जो आपका गलत है उसको पेंसिल से आपको टिक कर देना है, एक बार टिक कर देना, आपको एक बार टिक लगा देना है पेंसिल से। जो करेक्ट हो गया उस पर कोई टिक नहीं लगाना है, वो आपको इट मींस नेचुरली आता है, वो आपकी हैबिट में है वो चीज। दूसरी बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अगेन फिर प्रैक्टिस करनी है, एरर्स की आपने 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, फिर से एक से स्टार्ट हो जाइए। अब की बार आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं, अब की बार आपको सिर्फ ये वाले क्वेश्चन देखने हैं जिन पे आपने पेंसिल से टिक किया था, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं देखना। अब ये मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन पे बिल्कुल भी अगर आपने नॉर्मली भी किया होगा तो आपके 60-70 क्वेश्चन तो सही हुए होंगे। मैं मान लेता हूँ 60 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, लगभग 600 क्वेश्चन सही हो गए। अब 1000 में से आपको सिर्फ सेकंड राउंड में 400 क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहले आपने कितने पढ़े थे, 1000 पढ़े थे, अब कितने पढ़ने हैं, 400 पढ़ने हैं। अब फिर से आपने रीड किए, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके रूल्स आपको याद रहे होंगे, जो आपने टिक किए थे उनमें भी कुछ के रूल्स याद रहे होंगे आप लोगों को। हो सकता है इन 400 में से आप लगभग 200 क्वेश्चन करेक्ट कर लो, 200 या 100 क्वेश्चन ही करेक्ट कर लिया आपने मान लीजिए। उन पे क्या करना है, दूसरी बार जब आप करोगे सिर्फ इनका रिवीजन करोगे जिन पे टिक लगा रखा है, रिवीजन कर रहे हो इनका। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, पहले भी गलत था, आप फिर से रीड किया, आपने फिर गलत अटेम्प्ट कर लिया। अब की बार क्या करना है आपको, इस पे 2 टिक लगा देना है, दूसरा टिक और लगा देना है। ये पहले इंपॉर्टेंट था, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए, समझ रहे हो आप चीज, पहले इंपॉर्टेंट था ये अब वेरी इंपॉर्टेंट बन गया। अब क्या करना है आपको, तीसरे रिवीजन में कोई टिक नहीं लगाना है, सिर्फ इनको करना है। तीसरे रिवीजन में आपको क्या करना है, सिर्फ इन डबल टिक वालों को करना है। तीसरे चौथे रिवीजन में 3-4 बार रिवीजन कर लिया आपने सिर्फ इनका, साथ में मान लीजिए कभी कभार आपने सिंगल टिक वालों का भी कर लिया। 5th रिवीजन में क्या करना है आपको, काफी सारी चीजें आ जाएंगी आप लोग को समझ, रूल्स आपके रट जाएंगे। 5th रिवीजन में आपको पेन उठा लेना है, आपको पेन उठा लेना है। अब जब आपको कोई गलत मिले ना क्वेश्चन, तो उस पर आपको पेन से मार्क कर देना है, यानी कि परमानेंटली आपको मार्क कर देना है कि 4 रिवीजन के बाद में भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये रूल मैं याद नहीं कर पा रहा हूं। अब वो आपके बनेंगे लगभग 100 से 150 क्वेश्चन, 100 से 150 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो फिर भी याद नहीं कर पा रहे हो। इससे हुआ क्या, इससे आप नेक्स्ट टाइम जब भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कैटेगराइज रहेगा, आपके क्वेश्चंस कैटेगराइज रहेगा कि टाइम के हिसाब से। मान लीजिए आपको 10 दिन में रिवीजन कंप्लीट करना है, तो आप सिर्फ पेन से मार्क किए हुए करोगे, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपने ठीक कर ही दिए थे। अगर आपको वही चीज आपका, अगर आपको 20 दिन में कंप्लीट करना है रिवीजन, तो हो सकता है आपके पास टाइम हो कि आप डबल टिक वाले भी कर लो, तो कैटेगराइज हो जाएंगे आपके 5 रिवीजन में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बता रहा हूं मैं। आंसर्स पे कभी मार्क नहीं करना है, क्वेश्चन की आंसर्स पे कभी मार्क नहीं करना है, टिक नहीं लगाना, अपने को रटना नहीं है, समझना है उन चीजों को। तो इस टाइप से तीनों की प्रैक्टिस करनी है। तीन चीजें, फिल इन द ब्लैंक, इंप्रूवमेंट, एरर्स, तीनों की ऐसे एज इट इज जो मैंने बताया उसी टाइप से प्रैक्टिस करनी है। लिमिटेड प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं है कि 1000 क्वेश्चन मैंने कर लिए अब मैं किसी और बुक को उठा लूं, 1000 तो मैंने कर लिए, 1000 आपने किए हैं, 1000 में से आपके 1000 के 1000 थोड़ी ना याद रह गए। 1000 में से आप अगली बार ठीक कर पाओगे लगभग, अगर आपने अब की बार किया है लगभग 300 क्वेश्चन ठीक, 400 क्वेश्चन ठीक, अगली बार ये थोड़ी ना कि आप 1000 के 1000 ठीक कर दोगे, अगली बार आप करोगे 400-500 क्वेश्चन ठीक, इस टाइप से बढ़ता है धीरे धीरे। इसलिए कहता हूं मैं, बार बार प्रैक्टिस करो उसी चीज की जो आप पढ़ रहे हो, जहां से आप अभी करंटली प्रैक्टिस कर रहे हो, किरण की बुक है मान लीजिए, उन्हीं क्वेश्चंस की बार बार रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो, उनके रूल्स आपको याद हो जाएंगे। समझ गए हो ये चीज, उनके रूल्स आपको याद हो जाएंगे। एज इट इज तीनों की ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। फिर आता है अपना वॉइस और नरेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। दिखने में लगता है बच्चा, जब एक्चुअल में जब पेपर में करके आते हैं ना, पता नहीं लगता कि क्वेश्चन सही हो गया है गलत। मेन प्रॉब्लम इसके साथ में ये है, ये क्या करता है, ये हवाबाजी में ला देता है रीड करके क्वेश्चन को। आप इतनी जल्दी अटेम्प्ट करोगे ना आप इसके आंसर्स को, कि लगेगा कि यार ठीक है तो आंख बंद के कर दिया, लेकिन आंसर देखोगे तब वही आ जाएगी, वो सिटी क्या कराया मैं, ये तो मुझे आता था, को ऑप्शन ही सारे नहीं पढ़े मैंने, ये पढ़ा मुझे ये ठीक लगा तुरंत टिक कर दोगे, पर ये तो ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक पोर्शन है ये वॉइस और नरेशन। इनकी आपको ग्रामर्स के रूल्स भी अच्छे से पढ़ने हैं, और रूल से ज्यादा 40% एफर्ट्स मान लीजिए आप लगा रहे हैं रूल्स पर, तो बचाओ 60% एफर्ट्स आपको प्रैक्टिस पर लगाना है। जितनी बार इनकी करो ना, इनको मैक्सिमम बार प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, सबसे ज्यादा बार अगर इनमें से सारी चीजों में से कोई प्रैक्टिस करनी है तो ये दो चीजें हैं। और सेम मैंने बता दिया तरीका आपको कैटेगराइज करने का, पहले रिवीजन में पेंसिल उठानी है, दूसरे रिवीजन में डबल टिक करना है, तीसरे और चौथे रिवीजन में कुछ नहीं करना है, ना पेंसिल उठानी ना पेन उठाना है, पांचवें रिवीजन में हमें पेन उठा लेना है। साथ में कुछ रूल्स होते हैं छोटे छोटे 1 लाइन के रूल, उनको क्या कीजिए आप पेन से ना, बुक के ऊपर जगह होती है थोड़ी और बुक के नीचे जगह होती है, आप उनको ऊपर ही लिख लीजिए। कौन से रूल्स, जो रूल्स जो आप पेन से मार्क करोगे ना, पेन से मार्क करोगे, उन क्वेश्चंस पे जो रूल लागू होंगे ना, उन रूल्स को लिखना है सिर्फ, जो आप पेन से मार्क करोगे। वो क्वेश्चन होंगे आपके एक पेज पे 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, जो आप पेन से मार्क करोगे 4-5 रिवीजन के बाद में। तो उन रूल्स को ऊपर और कुछ नीचे बुक में जगह में लिख लेना है, ताकि जब भी रिवीजन करो ना, आप एक बार में पढ़ा वो रूल याद हो गया, फिर उनको रटना स्टार्ट करना है। जब वो 4 रिवीजन में याद नहीं हुए तो उनको रटना स्टार्ट करना, अपने को रटना है उनको एक एक रूल को। जब आप लिख लोगे बुक के ऊपर और नीचे, जब भी प्रैक्टिस करोगे उस पेज पे आओगे वो रूल जरूर पढ़ोगे आप, तो आगे कभी भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप इजिली सोल्व कर लोगे। ये चीज है, ठीक है। वॉइस नरेशन में आप लोगों को क्या करना है, 40% लर्निंग 60% प्रैक्टिस, ध्यान रखना इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने की कोशिश करना, कि इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख पाओ। 1000 क्वेश्चन है मान लीजिए आपके पास में, 1000 कर लिए, फिर 1 से स्टार्ट कर दीजिए, फिर 1000 कर लिए, फिर 1 से। तरीका सेम यही है, तरीका सेम यही है प्रैक्टिस का। PQRS का क्या है, PQRS जंबल सेंटेंसेस का क्या है, कि हमको अरेंजमेंट देखनी होती है, हमको वोकैब से मतलब नहीं होता, हमको ग्रामर से मतलब नहीं होता, हमको अरेंजमेंट देखनी होती है। और अरेंजमेंट में ये नहीं है कि पूरी तरह से ग्रामर काम आती है, कुछ अपनी रीडिंग कैपेबिलिटीज भी और कुछ % ग्रामर, दोनों का काम होता है यहाँ पे। तो इस चीज को समझना जरूरी है, हम इसको हल्के में ले जाते हैं कि इसको क्या ही सीखेंगे, ये सीखना जरूरी है। हमको पता होना चाहिए किस टाइप का सेंटेंस पहले आएगा, किस टाइप का सेंटेंस ज्वाइनिंग होगी। मान लीजिए ए और दा का यूज है, आर्टिकल्स का यूज है, उनसे पता लग जाता है कि ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ए आ रहा है किसी वर्ड के साथ में तो पहले आएगा, उसके बारे में जिक्र हो रहा है, फिर द आ रहा है तो पर्टिकुलर बन गया है, वो फिर उसके बाद में आएगा। तो इस टाइप से हमें ट्रिक सीखनी होती है ज्वाइनिंग की। इसके लिए बहुत बेहतरीन बुक है, एक न्यून पब्लिकेशन की आता है, PQRS नाम से आती है, शायद देख लेना आप लोग गूगल करके, न्यून पब्लिकेशन की। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो 5 क्वेश्चन अगर मैं करता था, उसमें से मेरे 2-3 इजिली गलत हो जाते थे, श्योरिटी में नहीं होते थे अटेम्प्ट करने के बाद में कि ये मेरा एग्जैक्टली सही है या मेरे गलत है, कंफ्यूजन ही रहता था कि भगवान जाने पता नहीं सही हुआ गलत हुआ है। फिर मैंने क्या किया, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि न्यून पब्लिकेशन की बुक से आप कीजिए, वहां से मैंने किया। उसके बाद में ये था कि मैं इतना सीख गया था कि मैक्सिमम टाइम मेरे सारे ठीक होते थे। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 5 ठीक है, 50 अटेम्प्ट किए तो 45 के आसपास मेरे इजिली ठीक हो जाते थे। तो ये मेरी एक्यूरेसी इतनी शानदार आ गई थी। और लकीली PQRS में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था मेरे फाइनल एग्जाम्स में।
तो वहां से आप लोग सीख सकते हैं, वहां से कैपेबिलिटीज मिल जाती है ये चीज समझने की कि ये सेंटेंस पहले आएगा, ये बाद में आएगा और ये लास्ट में आता है इस टाइप का सेंटेंस। तो वो कैपेबिलिटीज अपने को डेवलप करनी होती है, वो सीख के और प्रैक्टिस से होगी। ये चीज आप लोगों को पता ही होगा, कहीं भी किसी से भी पूछोगे इन दोनों का आंसर एक ही आता है, न्यूज़पेपर। इन दोनों का आंसर क्या आता है, न्यूज़पेपर। लेकिन न्यूज़पेपर के साथ में एक चीज और है, ये चीजें आप मॉक टेस्ट से और अच्छे कवर कर सकते हो। न्यूज़पेपर तो प्रायोरिटी है, वो तो मस्ट है, वो करना ही है। साथ में आप लोग मॉक टेस्ट से इनको अच्छे से कवर कर सकते हो। कब? अगर आप ये अटेम्प्ट दे के इसका एनालिसिस करते हो। देखिए कोई भी हो मॉक टेस्ट, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपने कौन से क्वेश्चंस गलत किए, गलत हुए तो क्यों हुए, उनका सॉल्यूशन क्या है, कौन सा रूल उन पे अप्लाई हो रहा है, ये चीज जब आप क्लोज टेस्ट देख उसका एनालिसिस करते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन रूल्स जानने को मिलते हैं उनके बारे में कि कहाँ पे इस वर्ड का यूज क्यों हुआ, इस आर्टिकल का यूज क्यों हुआ, इस प्रीपोजिशन का यूज यहीं पे क्यों हुआ। तो ये अगर आप एनालिसिस करोगे इनका टेस्ट देके, मॉक टेस्ट देके, तो आप काफी कुछ सीख जाओगे उस बारे में। न्यूज़पेपर तो आप लोगों को कंटिन्यू रखना है। न्यूज़पेपर में प्रायोरिटी रखना कि एटलीस्ट आप अगर कंप्लीट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो हेडलाइन आप हर न्यूज़पेपर की 90% हेडलाइंस आप रीड कर लो, क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में प्रीपोजिशंस का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्रीपोजिशंस का यूज। और प्रीपोजिशंस अपन वैसे सीरियल में वोकैब की तरह नहीं सीख सकते कि रोज के 5 याद कर लिए, कभी नहीं कर पाओगे आप। वो हमको अगर हम हेडलाइन से सीखते हैं तो काफी लंबे टाइम तक हमें याद रहते हैं। तो ये 3 चीजें हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, रीडिंग करनी है, जितनी रीडिंग करो उतनी ठीक है, जितना आपका मन लग रहा है। बाकी हेडलाइंस कोशिश करना कि 90% हेडलाइंस आप रीड करो। रीड करोगे ना, हेडलाइंस को फोकस होगी तो आपको पता लग जाएगा कि लगभग हर दूसरी हेडलाइन में प्रीपोजिशंस का यूज होता है। वहां से आप लोग आराम से पकड़ जाओगे। तो ये सारी चीजें थी मैंने बताई है कहाँ से आप लोग कर सकते हैं। बुक्स के बारे में बेसिकली मैंने डिस्कस किया है। देखिए सीधी सीधी बात ये है, चीजों को जितना छोटे हिस्से में तोड़ के आप करोगे और समझोगे ना, उतना इजीली और उतना एफिशिएंटली आप कवर कर पाओगे। ये मैंने सारे टॉपिक लिखे हैं आप लोगों के सामने, इसको तोड़िए। मैंने पहले वोकैब उठाई, वोकैब कितनी वोकैब करनी है, कितना पढ़ना है, ये आपके सामने पहले टेबल पर लिखा होना चाहिए। वो बुक होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए कि मुझे ये चीज सिर्फ इतनी कवर करनी है, उससे बाहर हमको नहीं जाना है, उससे बाहर नहीं जाना है। लिमिटेड पढ़ना है, रिपीटेटिव पढ़ना है। एक चीज पढ़ ली उसको 10 बार रिपीट करना है, ये नहीं कि 10 नई चीजें पढ़नी है, नहीं, एक चीज को 10 बार रिपीट करके पढ़ना है, तो आप आराम से करेक्ट कर जाओगे। प्रैक्टिस बता दी मैंने, इसकी इडियम्स की और वोकैबुलरी की कहीं से प्रैक्टिस नहीं करनी है आप लोगों को। जो बुक है नीतू मैडम की उठा लो, या राजेश्वरी पब्लिकेशन की वोकैब गुरु मुझे अच्छी लगती है वो पर्सनली, वो उठा लो। उनसे सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन कंटिन्यू रखना है। और ये दोनों चीज ऐसी है जिसको आप आज शुरू करोगे और पेपर से 2 दिन पहले छोड़ोगे, यानी कि इनका कंटिन्यू रिपीटेटिव रिवीजन रहेगा आखिरी तक। एक वॉल्यूम कर ली, फिर दूसरी का रिवीजन, फिर तीसरी का रिवीजन, फिर पहली का रिवीजन, फिर सेकंड का रिवीजन, फिर थर्ड का रिवीजन। रिवीजन करना है, रिपीटेटिव रिवीजन करना है आपको लगातार, ये आखिरी तक चलने देना है। ये नहीं करना है मेरे दोस्त की 4-5 महीनों आपने सारी वॉल्यूम्स कर ली और आपको लग रहा है एक्चुअल में कि आपने प्रैक्टिस की, तो मेरे को तो भाई लगभग 95% याद हो गया, उसको उठा के रख दो। ये नहीं करना। जिस दिन आप उठा के रख दो ना, उस दिन से फिर आप भूलना शुरू कर दोगे उन चीजों को, उस दिन से भूलना शुरू कर दोगे आप उन चीजों को। तो डेली प्रैक्टिस में रखना ये रूटीन अपने होमवर्क में, ये आखिरी तक रहेगा। अब से स्टार्ट होगा और पेपर के 2-3 दिन पहले तक चलेगी ये चीज। ये दोनों चीजें खत्म नहीं होंगी आपकी। अगर आपने ये चीज कंटिन्यू कर लेना तो इजीली आप लोग इन चीजों को कवर कर लोगे। एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ये बात कर ली मैंने बुक्स पे, ये आपका सिलेबस है। आगे बात आती है कि आपने कर लिया, लेक्चर ले लिया इंग्लिश का, उसके बाद में आपने नोट्स भी बना लिए, 3-4 बार लेक्चर को सुन भी लिया है, नोट्स का भी रिवीजन कर लिया है। फिर मान लीजिए आपने उठाए एरर्स, एरर्स आपने उठाए, आपने नाउन कर लिया, नाउन से रिलेटेड आपने एरर्स के 10 क्वेश्चन उठाए। 10 क्वेश्चन में से जब आपने अटेम्प्ट किए तो आपके करेक्ट निकले 4 क्वेश्चन। करेक्ट कितने लिखे? 4। अटेम्प्ट कितने किए थे? 10। अब आपको लगेगा डिमोटिवेशन, आपको लगेगा कि यार मैं तो कितना गरीब हूं, कितना नालायक हूं मैं। 4 बार मैंने क्लास ले ली, 4 बार मैंने नोट्स कर लिए, उन्हीं रूल्स में से उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं पीछे उसके पेज पे, अगले पेज पे, उन्हीं रूल्स को मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं। उनमें से मैंने 4 अटेम्प्ट किए हैं, 40% स्कोर किया है मैंने।
ये आता है डिमोटिवेशन। अच्छा, कुछ टीचर्स भी खतरनाक होते हैं इंग्लिश के, मैंने खुद देखा है, मैं ऑनलाइन क्लास लेता था और अब भी काफी टीचर्स करते हैं, मैक्सिमम टीचर्स नाउन करा दिया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक करा दिया, उसके बाद दे देंगे 4 क्वेश्चंस और कहेंगे क्या, ये जिस बच्चे ने नहीं किया वो सबसे ज्यादा नालायक, ये पिछले वाले रूल जो मैंने कराया उसमें से ये, अब ये जिसने नहीं किया वो सबसे ज्यादा नालायक, इतना में भी नहीं कर पाओ तो। देखिए, दो चीजें होती हैं, जब आप क्लास लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, जब आप लर्निंग, उस टाइम पे आप लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग होती है और प्रैक्टिस होती है, इंग्लिश में दो चीजें होती है। लर्निंग की, फिर आप प्रैक्टिस में आए। लर्निंग तो आपने 4-5 बार कर ली, थ्योरी पढ़ ली, आपसे पूछेगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप बता दोगे इजीली, थ्योरी आपकी कंप्लीट है। लेकिन वो जो रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं सेंटेंस में, जो रूल्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है एक सेंटेंस के अंदर में, उसकी तो आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया ना। वो प्रॉब्लम, वो इश्यू, वो रूल कैसे पकड़ में आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज की ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस टाइम पे मेरे से भी नहीं होते थे, मैंने भी ऐसे ही किए थे, एग्जैक्टली मेरा यही स्कोर था, एग्जैक्टली मैंने अपना स्कोर लिखा है यहाँ पे। जब मैंने स्टार्टिंग में ऐसे करके देखा था कि मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर मैंने उठाए उसके क्वेश्चंस, ये मैंने एरर्स में उठाए, एरर्स किए मैंने 10 अटेम्प्ट किए थे देखने के लिए कि कितने पानी में हूँ। मेरे हो गए थे 4 करेक्ट हो गए थे, 3-4 के आसपास करेक्ट हो गए थे। मेरे को भी यही लगा था यार ये तो बहुत गली तो बहुत ना रहेगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, इंग्लिश इंग्लिश तो मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन इस चीज को समझिए, अभी तक आपने क्या किया है, सीखा है। सीखना और उसको प्रैक्टिकली करना, दोनों चीजों में फर्क है। आपने सीखा है, थ्योरी पढ़ी है आपने, इंग्लिश में ये रूल होता है, ये यहाँ पे लागू होता है, ये चीज आएगी। उसको प्रैक्टिकली करने में सबके स्कोर इतने ही रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जरूरी है हर जगह, कोई भी एग्जाम देते हैं। भैया हम जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि हम कैसे एरर फाइंड कर सकते हैं, उस रूल को कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी सेंटेंस में जो इंप्लीमेंट किया गया है, कोई रूल मिस किया गया है इंपॉर्टेंट, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हम उन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपने सीखा थ्योरी क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये रूल क्या है, कब लगता है। अब फिर आपको लगाना है उसको एग्जैक्टली कि किन सेंटेंस में कैसे यूज करना है। तो दोनों चीजों में फर्क है। देखिए, ये चीज कभी भी डिमोटिवेट मत होना ये करके कि नाउन के आपने क्वेश्चंस कर लिए और फिर उन्हीं रूल से रिलेटेड नाउन आपने सीख लिया, फिर उन्हीं रूल से रिलेटेड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, इससे आप डिमोटिवेट हो गए, ये इंग्लिश मेरे लिए नहीं है। ये बेसिक चीज है, आपने सीखा इंग्लिश को, अब आपको प्रैक्टिस पे आना है। आप सिर्फ 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, आप करिए ना 500 क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन की 10 बार प्रैक्टिस करिए ना आप, और फिर पूछिएगा खुद से कि कितना इंप्रूवमेंट है। 500 क्वेश्चन लीजिए और उसकी 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, और हर बार उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कौन सा रूल लग रहा है। फिर आप खुद से पूछेगा कि मैंने नाउन पढ़ा था, वो पढ़ा वाला ज्यादा काम आया या ये प्रैक्टिस काम आई। कहता है ना, इंसान ठोकरों से ज्यादा सीखता है, तो ये ठोकरें लगने दीजिए ना, गलत होने दीजिए ना। एक बार गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो चीज दोबारा गलत ना हो। दोबारा गलत हो तो वो सीरियस कंसर्न है, उसको आप टिक करिए, मैंने बता दिया आप लोगों को। एक बार टिक करिए, फिर 2 बार टिक करिए, फिर फाइनली पेन से आप फाइनल टिक लगा लीजिए कि ये तो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज से बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यू होते हैं कि सर मैंने चैप्टर कर लिया, अच्छे से कर लिया, टीचर भी अच्छे पढ़ाने वाले, मैंने भी अच्छे से समझा पूरे तन मन से, और उसके साथ में नोट्स भी बनाए, मैंने नोट्स की भी रीडिंग मैंने 4-5 बार निकाली है, लेकिन उससे रिलेटेड में क्वेश्चन तुरंत जब मैं करने बैठा उसी टाइम पे रूल्स रटने के बाद में क्वेश्चंस हुए नहीं मेरे। ये नॉर्मल बिहेवियर है, इसमें डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इंग्लिश मेरे लिए नहीं बनी है। आपने अपनी लर्निंग की है, प्रैक्टिस कीजिए। आप अभी डिमोटिवेट मत, तो ये 10 क्वेश्चन करके डिमोटिवेट हो गए कि मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है। आप करिए 500 क्वेश्चन करिए और उनको 10 बार करिए, फिर 11वीं बार में पूछिएगा कि कितना इंप्रूवमेंट आया है, इंग्लिश मेरे लिए है या नहीं है, जवाब खुद मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज मत सोचिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में, सीधा सीधा ये है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सीखेंगे। आप 40% सीखते हैं क्लासेज से, या उससे कम लगा लीजिए, 40% से भी कम लगा लीजिए, क्लासेज से और अपने नोट से पढ़ के सीखते हैं 40% से भी कम। बाकी का जो है ना 60-70% वो आप सीखते हैं सिर्फ प्रैक्टिस से। इसलिए मैं बार बार दबाव दे रहा हूँ आप लोगों को इस बात पे कि प्रैक्टिस आपको खूब करनी है, प्रैक्टिस से नहीं डरना है। कुछ बड़ी चीज नहीं है, इंग्लिश आराम से कर लेंगे, सिर्फ अपने को क्या करना है, रिपीट रिवीजन करना है। प्रैक्टिस में 100 क्वेश्चन कर लिए, 1000 क्वेश्चन कर लिए, हम क्या करते हैं नई बुक पे भागते हैं, इसके मैंने 1000 कर लिए, मेरा टारगेट है 5000 क्वेश्चन में निकालूंगा, मेरे याद हो जाएंगे।
आपने 1000 किए, खुद से पूछो कि आपको 1000 के 1000 रूल याद हो गए उसमें? 1000 में से आपको 300-400 याद मिलेंगे, तो क्या फायदा उनको 1000 को करने का, अगले 1000 को करने का? आप पहले उनको तो कवर कर लो ना ढंग से। और 1000 क्वेश्चन से ज्यादा बढ़ना भी नहीं। देखिए अपना रूल बना लीजिए 1000 का। वोकैब आपको 1000-1200 के आसपास करनी है, एडियम्स भी इतनी करने हैं, प्रैक्टिस भी लगभग इतनी करनी है आपको। 1000 है तो 800 है तो कहीं कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस लाइक जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं ये 500 के आसपास रहते हैं, तो ये कम ही करने हैं। लाइक मेरे कहने का मतलब ये है, किरण की जो लगभग इतनी मोटी बुक है वो आपकी एसएससी स्टेनो की जर्नी के लिए मोर देन इनफ है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की आपको। अगर उसकी आप तन मन से प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो कहीं नहीं रहेंगे आप, आराम से इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेंगे। स्कोर नहीं, अच्छा स्कोर कर लेंगे आप। मेरे भी हालात यही थे, 10 में से 3-4 ही सही हो रहे थे। मैंने कोई अलग से क्लासेस नहीं लिए कहीं विदेश में जाके, इन्हीं से प्रैक्टिस किया मैंने। जो बुक्स मैंने खुद पढ़ी है वही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सिंगल बुक स्पॉन्सर नहीं है इसमें, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सिंगल बुक स्पॉन्सर नहीं है। आप जहां से करो, जहां से आपको ठीक लगे वहां से करो। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग कहां से कर सकते हैं। दूसरी चीज ये आती है कि मॉक टेस्ट कब लगाएं। मॉक टेस्ट हम लगाते हैं देखिए 2 चीजों के लिए। मेनली तो हम एक ही बोल सकते हैं, इसको कुल मिला के एक ही होता है। हमारा टारगेट होता है अल्टीमेटली अपने मार्क्स को इंक्रीज करना, ठीक है, मार्क्स को नंबर बढ़ाना, मार्क्स इंक्रीज करना। अब जब हमने मान लीजिए मैंने बताया कि बुक से प्रैक्टिस कर लो, किरण से जब हमने प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस लगा लगा के, तो फिर क्या जरूरत पड़ती है कि उन्हीं क्वेश्चंस के हम एक पर्टिकुलरली सेट में लगाते हैं। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 100 इंग्लिश के, 50 जीएस के। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें सेम एग्जाम लाइक माहौल मिल पाए और हम उस टाइम में अपनी ये कह लीजिए मिस्टेक्स को एनालाइज कर पाए कि गलती हमारी कहाँ पे हो रही है। देखिए मॉक टेस्ट ये मत करना आप लोग कभी भी, कोई भी स्टूडेंट ये मत करना। एसएससी ने डेट दे रखी है अक्टूबर नवंबर के एग्जाम की, तो 100% मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में करवा देगा एसएससी, आराम से करवा देगा, अक्टूबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा देगा। तो ये बिल्कुल मत करना कि आप सितंबर में मॉक टेस्ट लेके बैठो। मॉक टेस्ट का मतलब ये कभी नहीं होता कि एग्जाम से जस्ट पहले देना है, इस चीज को समझिएगा। ये बहुत स्टूडेंट को गलतफहमी होती है। मॉक टेस्ट का मतलब है कि एग्जाम से जस्ट पहले देना है, ताकि अपन हैबिट में आ जाए कि एग्जाम किस टाइप का है, कैसे बैठना है। नहीं, मॉक टेस्ट का मतलब होता है मिस्टेक्स को एनालाइज करना, वो छुपी हुई कमियां जो आपकी अब तक बाहर नहीं आ पाई, कहीं पे आपको कोई टॉपिक वीक रह गया, कोई पर्टिकुलरली सेक्शन वीक रह गया, कोई चैप्टर वीक रह गया, उन चीजों को पकड़ना मॉक टेस्ट की वो होती है नीड। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम से 4 दिन पहले मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मान लीजिए आपका अक्टूबर में एग्जाम है, तो कुछ मॉक टेस्ट आपके सामने कोई भी XYZ वेबसाइट कोई भी उठा लीजिए। अब तो स्टेनोशाला जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उस पर भी हम लोग मॉक टेस्ट डालने वाले हैं। पूरी टीम स्टेनोशाला की वर्क कर रही है मॉक टेस्ट पर, तो जल्दी आप लोगों को वहां पे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, कहीं से भी कीजिए मॉक टेस्ट, हम ये नहीं करा। मान लीजिए आपके पास में है 15 मॉक टेस्ट है, ठीक है, 15 मॉक टेस्ट है, तो 15 में से 5 तो आप जून में दे लीजिए, 5 मॉक टेस्ट आप जून में लगा लीजिए, 10 छोड़ दीजिए। अक्टूबर में पेपर है, जून में लगाने को बोल रहा हूं मैं, लगभग 4 महीने पहले आपको लगाने को बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? 5 मॉक टेस्ट जब आप देंगे, 5 मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको एनालिसिस में मिलेगा, काफी चीजें मिलेंगी। देखिए अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे ना हर टेस्ट को, काफी सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि रिपीटेटिव मिस्टेक्स हो रही है पर्टिकुलर किसी टॉपिक में या किसी सेक्शन में, इनमें से, या कोई चैप्टर आपको ऐसा मिलेगा कि इस चैप्टर के मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो जून में अगर आपको ये चीज पता लग जाएगी ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने मिल जाएंगे आपको इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए जहां पे आपकी कमी आई है। समझ गए हो ना? क्या किया आपने? 5 मॉक टेस्ट लगाए, उनमें से फिर आपने अपनी कमियां निकाली कि मेरा ये चैप्टर वीक है, ये मेरा टॉपिक वीक है, इसमें मुझे और ज्यादा काम करने की जरूरत है, ये मेरा वे ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे गलत था। 3 महीने में कोई चैप्टर वीक हो, कोई सेक्शन वीक हो, कोई और चीज वीक हो, आप उस पर आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि कुछ मॉक टेस्ट आप लोग जून में लगा लेना अक्टूबर के हिसाब से। अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, रेयर ही चांस है कि नवंबर में जाएगा, बाकी अक्टूबर में आपका फाइनली हो जाएगा। कुछ जून में लगा लीजिए, फिर अक्टूबर से सितंबर में 1 महीने पहले लगा लीजिएगा। बाकी जो बचे हुए हैं सितंबर या उससे पहले 8वें महीने में, अगस्त में लगा सकते हैं, अगस्त एंड से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। अल्टीमेटली मतलब हमारे यही होते हैं मॉक टेस्ट से कि हम अपनी कमियों को पकड़ पाए और फिर उनको इंप्रूव कर पाए। अब आप मान लीजिए लगा रहे हैं 10 दिन पहले,
10 दिन पहले लगा रहे हैं, आपने अपनी कमियों को तो पकड़ लिया, लेकिन क्या उन पे काम करने का टाइम है आपके पास उन 10 दिनों में? आप बिल्कुल उन पे काम नहीं कर पाएंगे। तो कमियों को टाइम से पकड़ना बहुत जरूरी है। आप किस चैप्टर में मार खा रहे हैं? कुछ चैप्टर में हम ऐसे होते हैं, खुद धुरंधर बने बैठे रहते हैं कि यार अपने को सब आता है, लेकिन एग्जाम देने लगते हैं तो पता लगता है कि अपने को तो कुछ नहीं आता इसमें। तो ऐसे चैप्टर्स, ऐसे टॉपिक्स आपको पकड़ में आएंगे जब आप ढंग से उन 5 मॉक टेस्ट का या 5-7 जितने भी कह लीजिए उनका एनालिसिस अगर आप 4 महीने पहले कर लेंगे तो वो चीज़ें आपकी पकड़ में आएंगी, और फिर 4 महीने का टाइम रहेगा उन पे आपको काम करने का। अल्टीमेटली किसी भी एक वेबसाइट पे या एक जगह से मॉक टेस्ट ना लगाइए, है ना। 3-4 वेबसाइट्स अपने लेके चलिए, 3-4 प्लेटफॉर्म अपने लेके चलिए अलग अलग जगह के मॉक टेस्ट के लिए, ताकि आपके पास एक इनफ मटेरियल हो सकता है आपके पास, मैंने भी 15 लिखे हैं, हो सकता है वो 35 मॉक टेस्ट का आपके पास कोटा आ जाए कि ओवरऑल आपने कुछ वेबसाइट्स को एनालाइज किया, कुछ प्लेटफॉर्म्स को एनालाइज किया, ओवरऑल मेरे सामने 35 मॉक टेस्ट हैं, तो उनमें से कैटेगराइज कर लीजिए कि मेरे को 15 अभी लगाने हैं, मेरे को जून में लगाने हैं, 15 मेरे को जून के अंदर 15 मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करना है, एनालाइज करके फिर जो टॉपिक्स मेरे वीक है उन पे काम करना है। अभी मैंने पिछले कुछ टाइम में मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, क्या समझाया है, एक एक छोटी से छोटी चीजों पे काम करना, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कितना रिवीजन करना है, कब प्रैक्टिस करनी है उस चीज की। 3-4 चीजें हैं, ये ध्यान रखने की है, फोकस रहिएगा इन चीजों में, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कब उसका रिवीजन करना है और कहाँ से रिवीजन करना है, ये सारी चीजें ये ध्यान रखिएगा। एक एक टॉपिक पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक ग्रामर का पोर्शन है, ये पूरा वोकेबलरी में आ गया, ये वॉइस नरेशन है, लगता इजी है टिपिकल, है ना, लगता है कि हम धुरंधर हो गए, आप एक बार पढ़ लोगे लगेगा हमको तो सब आगे अटेम्प्ट करने जाओगे मार खा जाओगे। पीक्यूआरएस थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक आता है, इसमें रीडिंग स्किल्स भी काम आती है और ग्रामेटिकल स्किल्स भी दोनों काम आती हैं, तो इस चीज को आपको दोनों तरह से टैकल करना है। बुक मैंने आपको बता दी है। क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको एडिशनली बताया है मॉक टेस्ट, लेकिन प्रियोरिटी आपकी अभी भी न्यूज़पेपर रहेगी और मस्ट है, आपको रखना पड़ेगा न्यूज़पेपर को प्रियोरिटाइज पे। साथ में एक चीज मैंने और आपको टिप दी है कि आप हेडलाइंस को जरूर पढ़िए। हेडलाइंस में प्रीपोजिशंस का यूज होता है और प्रीपोजिशंस ही हमारे क्लोज टेस्ट में आते हैं, वो आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। बाकी अगली चीज ये है, जो स्टूडेंट स्टेनो सीखना चाह रहे हैं, शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं एसएससी 2024 के लिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का आरंभ बैच स्टेनोशाला मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रहा है, और उस पर सिर्फ आपको बैच नहीं मिलेगा, काफी सारी चीजें मिलेंगी। सिर्फ शॉर्ट हैंड स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है, शॉर्ट हैंड ओरिएंटेड एप्लीकेशन है, तो उसको जाके जरूर इंस्टॉल करिएगा, और वहां पे आप जाके कंप्लीट शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। लाइव क्लासेस रहेंगी, 5 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा सभी के रिप्लाई कर सकूं।